विगत अंक में असंधि प्रकरण के अंतर्गत हमने टी संज्ञा के बारे में समझा था कि टी संज्ञा किसकी होती है, टी संज्ञा किसे कहेंगे। आज हम इसी क्रम में आगे शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम इस सूत्र को समझेंगे। शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम सूत्र कहता है शकंदु आदि शब्दों में उनकी सिद्धि के अनुरूप पररूप कहना चाहिए। शकंदु आदि शब्दों में उनकी सिद्धि के अनुरूप पररूप कहना चाहिए। वह पररूप टेह यानी टी और अच के स्थान पर समझा जाना चाहिए। यानी जो शकंदु आदि शब्द हैं उनमें उनके सिद्धि के अनुरूप पररूप कहना चाहिए, पर वह पररूप टी और अच के स्थान पर समझना चाहिए। टी हम समझ ही चुके हैं विगत अंक में कि टी किसे कहेंगे। अचो अंत्यादि टी, अचों में भी जो अंतिम अच है और वह अच आदि में है जिसके उस शब्द समुदाय की टी संज्ञा होती है। उदाहरण के रूप में हम समझेंगे शकंधु। शकंधु में संधि विच्छेद होगा शक धन अंधु। यहाँ पर ककारोत्तर अकार की अचो अंत्यादि टी से टी संज्ञा हो जाएगी और अंधु शब्द के आदि अकार के स्थान पर एक पररूप अ होकर विभक्ति लाने से शक हलंत का अ आधा न और धू शकंधु यह प्रयोग सिद्ध होता है। पुनः समझने का प्रयास करेंगे सिद्धि को। शकंधु शक धन अंधु, यहाँ पर ककारोत्तर आकार के अचो अंत्यादि टी सूत्र से की संज्ञा हो जाती है। इस टी और अंधु शब्द के आदि आकार के स्थान पर एक पररूप आकार होकर विभक्ति लाने से शक हलंत का अ आधा न और ध में छोटियों की मात्रा धू शकंधु प्रयोग सिद्ध हो जाता है, क्योंकि सूत्र कहता है कि पररूप टी और अच के स्थान पर यह कार्य समझना चाहिए। इसलिए शक से परे आकार है और उसके पश्चात अंधु का जो आकार है, इन दोनों के स्थान पर पररूप आकार होकर विभक्ति लाने से शकंधु रूप बनता है। पररूप का तात्पर्य है पात वाला वर्ण जो है वही रूप हो जाएगा। बाद वाला वर्ण अ है, अंधु का आकार है, वही रूप आकार होकर अ और अ के स्थान पर एक पररूप आकार होकर शकंधु प्रयोग सिद्ध हो जाता है। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं मनीषा। मनीषा मनस्थन ईशा, यहाँ पर अचो अंत्यादि टी से अस की टी संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि मनस में न के पश्चात जो आकार है और वह आदि में है सकार के, इसलिए अस की अचो अंत्यादि टी से टी संज्ञा हो जाएगी। इस टी संज्ञक और ईशा के आदि इकार के स्थान पर ई यह पररूप आदेश होने से मन न के नीचे हलंत ई दीर्घ शा मनीषा प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार से हलीशा देख सकते हैं। हल धन ईशा, यहाँ पर लकारोत्तर आकार के टी संज्ञा, क्योंकि हल में अंतिम अच जो है ल के पश्चात आकार है, तो अचो अंत्यादि टी से लकारोत्तर आकार की टी संज्ञा हो जाएगी। और ईशा शब्द का आदि इकार है, इस इकार के स्थान पर ई अ हल्का
हल का अकार और ईशा का आदि ईकार, इस अ और ई के स्थान पर पररूप ई आदेश यह करने पर हल, ल के नीचे हलंत, ई दीर्घ ईकार, शा हलीशा यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे मनीषा में देखा, जो अस है टी है और उसके पश्चात ईशा का जो ईकार है, आदि ईकार है, इन दोनों के स्थान पर टी और ईशा के आदि ईकार के स्थान पर ई है पररूप एक आदेश हुआ है और मनीषा प्रयोग सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार से हलीशा में भी हल धन ईशा में जो टी है, हमें टी समझना पड़ेगा कि टी किसको कहेंगे। तो लाचो इत्यादि टी सूत्र के अनुसार हम समझेंगे यहाँ पर कि हल में भी ल का अंतिम जो स्वर है हल में वो ल के पश्चात का कार है, उसकी टी संज्ञा हो जाएगी। उसके पश्चात ईशा का जो आदि इकार है, इन दोनों के स्थान पर पररूप ई आदेश होने पर हलीशा प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। आगे की जो सूत्र हैं इसके आगे के वह हम अगले अंक में देखेंगे। धन्यवाद।